चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम आपके। और हम पढ़ रहे थे एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? सिंपल सा फंडा है कि एफिशिएंसी किस चीज को बताती है कि आपको आउटपुट में क्या मिला है रिस्पेक्ट में इनपुट के। अगर मान लो आप इसमें 100 वाट की इनपुट पावर दे रहे हो और आपको 80 वाट मिल रही है, तो दैट मीन्स इसकी एफिशिएंसी होगी 80%। तो इसलिए डेफिनेशन क्या हो जाती है आपके पास? आउटपुट पावर इन अ वाट, या फिर किलोवाट में भी ले सकते हो। इनपुट पावर वाट्स और किलोवाट के, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही है, इनपुट पावर अपॉन के आउटपुट पावर। क्या मैं इसको आउटपुट पावर, ये एक सेकंड उल्टा हो गया बेटा, ये गलत है, ठीक है। ये है आपके पास एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन के इनपुट, ओके। ये गलत टाइप हो रखा है। तो हम आउटपुट इनपुट को क्या लिख सकते हैं? आउटपुट प्लस लॉसेस, क्योंकि भाई जो खामियां हुई हैं, जो कमियां हुई हैं, उसी को तो हम लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया? आउटपुट और प्लस के लॉसेस इक्वल टू इनपुट, ठीक है। अब क्या है जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है भाई? अब हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर की, अगर एफिशिएंसी की बात करता हूं मैं, तो एफिशिएंसी हमने निकाल रखी है। जैसे कि इसमें वो लाया हमने एक छोटा सा नोट है कि एरर में बी वॉट मीटर 1% एरर। हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी रहती है वो लगभग 99% रहती है भाई। कितनी? 99%। अब इमेजिन करो, मान लो 1% के एरर आ गए वॉट मीटर में जिसमें मेजर कर रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी तो 100% से ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी भी आपने क्या किए हैं, लोड लगाया, मान लो ट्रांसफार्मर की, आप एफिशिएंसी कैसे चेक कर सकते हो भाई? ये ट्रांसफार्मर है आपका, मान लो ये 2 मेगावाट का है, तो आप यहाँ पे लोड 2 मेगावाट का ही तो लगाओगे और उसमें सप्लाई भी दोगे, तो यानी कि वो पावर आपको खर्च करनी पड़ेगी 2 मेगावाट तक प्रोड्यूस करने के लिए। तो लेकिन आपने जो इक्विपमेंट लगा रखे उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, वो उनमें एरर है, तो उससे 100% एफिशिएंसी, मतलब कि 100% एक्यूरेसी नहीं आती है। तो इसलिए जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं उसके लिए टेस्ट का ही यूज करते हैं, ये डायरेक्ट लोडिंग मेथड यूज नहीं करते हैं। और वो मैंने आपको बता रखा है वो कौन सा वाला यूज करते हैं आप, वो वही यूज करते हैं आप, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, उनके जरिए आप निकालते हो भाई, ठीक है। ये होगी आपके पास एफिशिएंसी। अब आ जाते हैं हम कंडीशन फॉर एफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि भाई हम इससे ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम एफिशिएंसी कब ले पाएंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है बच्चों, आउटपुट अपॉन के इनपुट। अब देखना, ठीक है, आउटपुट अपॉन के इनपुट दिखाई सही दे रहा है। अब आउटपुट को हमने अभी इसको लिखा है आउटपुट, अभी लिखा था आपने ये था, फिर आउटपुट प्लस के लॉसेस, ठीक है। ये हो गया आपके पास लॉसेस। अब देखो भाई, क्या मैं इसको आउटपुट क्या होगी मेरे पास ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में? V2 I2 cos phi2, ठीक है। और ये आउटपुट फिर यही I2 cos phi2। लॉसेस कौन कौन से लॉसेस थे भाई मेरे पास? एक आयरन लॉसेस थे और प्लस के एक कॉपर लॉसेस थे। इनको लिख सकता हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या V2 I2 cos phi2, ये V2 I2 cos phi2 और प्लस के इसको आयरन लॉसेस को तो मैं PI, क्या मैं इस वाले लॉसेस को, कॉपर लॉसेस को क्या लिख सकता हूं भाई? I2 स्क्वायर R02 लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है, मैं I स्क्वायर R ही तो होते, तो या तो मैं उसे R02 ले जाऊं, या क्या बोलते हैं इसमें I02 यूज हो रही, तो हम यहाँ पे I2 ले रहे हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने बता रखी है। R02 क्या है ये भाई? जब रिफर कर देते हैं हम किसको, रिफर कर देते हैं सेकेंडरी में, किसमें? सेकेंडरी में प्राइमरी को, तो तब आता है R02। पिछले लेक्चर में निकालना बता रखा है आपको। तो अच्छा, अगर मैं इसमें से क्या बोलते हैं I2 कॉमन ले लूं, तो ये सिंपल सी बात है, V2 cos phi2 हो जाएगा, और ये भी V2 cos phi2 PI बाय ये हो जाएगा I2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के, ये कितना आ जाएगा? I2 R02, ओके भाई।
तो ये एफिशिएंसी का एक तरीके से फॉर्मूला। अब मुझे पता है कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी, तो मैक्सिमम निकालने के लिए भाई फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होता है भाई बच्चों, अगर मैं इस वाली टर्म को जीरो कर दूं, इस वाली टर्म को क्या कर दूं जीरो, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम निकालने के लिए हमें वो भी मैक्सिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो भाई मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा यहाँ पे I2 के। तो अगर मैं ये कर दूं d बाय टी आई इजकल टू, जो आउट की न्यूमरेटर है इसका, डिनोमिनेटर है जो, इसको अगर मैं जीरो रख दूं तो भाई तो रख दो डिफरेंशिएट करके, और इसका डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर इजकल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा भाई बच्चों, ये देखना d बाय डी आई, ये आ जाएगा मेरे पास ये तो जीरो ही हो जाएगा। अगर मैं पहले लिख देता हूं वरना कभी तुम कहो cos फाई टू प्लस के पी आई डिवाइड बाय I2 और प्लस के I2 आर नोट टू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो करना है इसको भाई, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, इसमें है नहीं, ठीक है, ये I2 आएगा बच्चों I2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो और ये क्या आ जाएगा पी आई डिवाइड बाय I2 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और प्लस के I2 से I2 कैंसिल, ये आर नोट टू इजकल टू जीरो, और ये माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस के। पता ना कैसे, जब आप x का इंटीग्रेशन करोगे i ऊपर चल जाएगा तो माइनस I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी एक तरीके से -1, फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो -1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी I2 की पावर -2, तो इसे क्या -1 अपॉन के I2 लिख सकते हो, वही लिखा हमने। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, ये मेरे पास दिखा जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास पी आई I2 स्क्वायर आर नोट टू, और ये पी आई इजकल टू हो गया I2 स्क्वायर आर नोट टू। तो इससे पता चलता है कि मुझे पता है ये कौन से लॉसेज है आपके पास, ये कॉपर लॉसेज है। कौन से लॉसेज है, कॉपर लॉसेज। तो भाई ये वाली कंडीशन याद रखना, पी आई कौन से हो गए आयरन लॉसेज, ये कौन से हो गए आयरन लॉसेज। तो जब मेरे आयरन लॉसेज क्या होंगे कॉपर लॉसेज के बराबर होंगे, ठीक है, तो क्या कहलाता है मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। तो इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी भाई, मेरे पास जो कॉपर लॉसेज है आपके पास, आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज दोनों क्या होने चाहिए मेरे पास, आयरन लॉसेज इजकल टू, ये आती है कौन सी कंडीशन होती है, तो Cu लॉसेज, ये इसके बराबर होने चाहिए भाई। तो अगर आपके पास ये चीज है, यहां से आप I2 भी निकाल सकते हो। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे पास I2 का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा पी आई, ठीक है, अपॉन के आर नोट टू, और ये चीज है तो यहां से I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि ये हो गया मेरे पास ठीक है, ये क्या था आर नोट टू पी आई, ये हो गया आपके पास पी आई अपॉन के आर नोट टू का अंडर रूट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या होगी मेरे पास लोड करंट। तो यहां से ये पता चलता है कि मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड करंट क्या होगी, इस चीज को भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे ये हमने उसमें पढ़ा था डीसी जनरेटर में भी, तो इस पॉइंट को याद रखना आ जाता है आपके पास बहुत ज्यादा। तो होगी कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास। तो आयरन लॉसेज आपके कॉपर लॉसेज के बराबर होने चाहिए, और इससे आप लोड करंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये तो था डेरिवेशन, वैसे आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस ये कंडीशन याद रखना और ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। यहां से काफी चीजें आपकी आ जाती है, ठीक है। अब बारी आती है आपके पास ओल्ड एफिशिएंसी की भाई। तो देखो, एक तो होती है आपके पास एफिशिएंसी, नॉर्मल एफिशिएंसी, जिसको कमर्शियल एफिशिएंसी बोल देते हैं। एक होते हैं ओल्ड एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी। अभी ओल्ड एफिशिएंसी क्या है आपके पास, ट्रांसफॉर्मर जो है आपके पास जुड़ा हुआ है, वो कैसे जुड़ा हुआ है भाई, जो ट्रांसफॉर्मर जुड़ा हुआ है
आपको पता है कुछ ट्रांसफार्मर है जो 24 घंटे सप्लाई से कनेक्ट रहते हैं। जैसे मैं अगर बड़े ट्रांसफार्मर की बात करूं, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एनर्जाइज रहती है। बट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करूं, यानी कि जो आपके घरों के बाहर ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, उनकी प्राइमरी तो कनेक्ट रहती है, लेकिन सेकेंडरी में क्या करते रहते हैं, लोड हमेशा वेरी करता रहता है। लोड हमेशा वेरी करता रहता है। मान लो भाई तुमने हीटर ऑन किया तो लोड बढ़ गया, हीटर ऑफ किया तो लोड कम हो गया, तो वेरिएशन हो रहा है ना लोड का वहां पे। तो लोड का क्या हो रहा है भाई वहां पे, वेरिएशन। तो ऐसे उसमें क्या करते हैं आप, ऑल डे एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी ऑल डे एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या कहती है आपके पास, तो आउटपुट में कितनी पावर है, कितनी आउटपुट में पावर है और कितनी इनपुट में पावर है 24 घंटे में। इसमें आप 24 घंटे भी निकाल सकते हो, ठीक है, एक महीने की निकाल सकते हो, एक साल की निकाल सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हें क्या है। तो इसी को हम ऑल डे एफिशिएंसी कह देते हैं भाई, ठीक है। द रेशियो ऑफ द आउटपुट इन किलोवाट आवर्स टू द इनपुट किलोवाट आवर्स ट्रांसफार्मर ओवर द 24 आवर्स पीरियड नोन एज द ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक है भाई। अब जो है आपके पास मैं आपको बता दूं, अगर आप, क्योंकि आपको पता है लोड कनेक्टेड है और कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, कहने का मतलब कहीं पे लोड वेरी कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में अब देखो भाई, ट्रांसफार्मर है आपके पास, जैसे कि हमने ये पढ़ा अभी, इसमें आ जाती है एक चीज डिजाइनिंग की। अगर मैं बात करूं कि आपके दो ट्रांसफार्मर है, एक पावर ट्रांसफार्मर देखा जाए तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं थोड़ा सा, एक पावर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर किनको बोलते हैं भाई, पावर ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं उन ट्रांसफार्मर को जो जनरेटिंग स्टेशन पे लगे रहते हैं। उनमें क्या है, हमेशा सप्लाई आपकी कांस्टेंट रहती है, प्राइमरी सेकेंडरी हमेशा लोडेड रहती है, ठीक है। दूसरे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके जो जहां से आप सप्लाई ले रहे हो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं वहां पे लगे रहते हैं। इनमें लोड हमेशा वेरी करता रहता है, लोड हमेशा कंटिन्यूस वेरी करता रहता है भाई। तो इसलिए इनकी जो डिजाइनिंग की जाती है वो 3/4 फुल लोड पे की जाती है या हाफ लोड पे, हाफ लोड पे, ठीक है, की जाती है। और इनकी डिजाइनिंग की जाती है आपकी फुल लोड पे हमेशा, क्योंकि इन पे 24 घंटे कनेक्ट रहता है, इसमें वेरी करता रहता है, ठीक है। इनके भी कारण हैं लॉसेस के कारण, क्योंकि भाई आपके पास हमें पता है कि इनके लॉसेस क्या है, आयरन लॉसेस कम रखने पड़ते हैं हमें, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या फंडा था कि आपके आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होने चाहिए भाई। अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट्स पे भाई, देखो यहां से भी आपके पास एक दो क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या चीजें आती है, ये है ट्रांसफार्मर के साथ लगने वाले इक्विपमेंट, इनके बारे में पूछा जाता है भाई। तो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, नोट करते रहना जिन जिनको मैं बताऊंगा। पहले आते हैं कंजर्वेटर टैंक पे भाई। कंजर्वेटर टैंक सबसे पहली चीज तो ये कनेक्ट कहाँ होता है, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर भरा रहता है, ऊपर रहता है, और इसमें ऑयल भरा रहता है। जो ऑयल भरा रहता है इस वाले ऑयल को बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल या नेफ्था ऑयल भी, नेफ्था ऑयल भी बोल देते हैं। और ये हल्का सा येलो कलर का होता है, हल्का सा येलो कलर का होता है भाई, ठीक है। इस टैंक को हम हमेशा आधा भरते हैं, आधा इसलिए छोड़ देते हैं ताकि जब इसमें हीट लॉसेस हो तो हीट की वजह से ये चीजें जाती हैं ऊपर, ऊपर फैलने के लिए। तो पाइप अगर खुला नहीं छोड़ोगे, वो मतलब कि आधा वो पूरा भर दोगे तो पाइप ये बाहर निकल जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो इसलिए हमेशा कंजर्वेटर टैंक हम हमेशा आधा रखते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑयल भरा रहता है, फिर आते हैं ऑयल की बारी। ये हो गया कंजर्वेटर टैंक का ऑयल। ऑयल के दो काम है इसमें, इंसुलेशन, ये आता है ऑयल के क्या काम है भाई यहाँ पे, इंसुलेशन, और एंड दूसरा काम है कूलिंग, दूसरा काम है आपके पास वे बच्चों कूलिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या होता है, जो है ऑयल के दो काम हो जाते हैं। कूलिंग किस लिए, क्योंकि भाई ये वाइंडिंग को ठंडा कर रहे हैं भाई, ठीक है। क्योंकि अगर हीट भाई इसमें करंट गुजर रही है तो हीट अप हो रहा है, हीट करने से जो आपके पास ये हो रही है कोर, ये हीट अप हो रही है, और हीट अप होने की वजह से ये ऊपर फैलता है भाई। कंजर्वेटर टैंक हो गया, ऑयल हो गया। अब बारी आती है हम ब्रीदर की। ब्रीदर का यूज क्यों करते हैं भाई हम, ब्रीदर क्या करता है, देखो भाई जो बाहर की हवा है वो इसमें अंदर आती है, जब ये सक करता है, अप डाउन करता है, अप डाउन होता है इसका, तो ये भाई ये सिंपल सी बात है, जब ये ऑयल ऊपर नीचे होगा तो
सक करेगा तो बाहर की हवाएं अंदर खींचेगा। तो अंदर की हवाएं अगर डायरेक्ट जाएगी तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसका इंसुलेशन फेल हो जाएगा, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये आपका डैमेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रीदर लगाते हैं। ब्रीदर क्या करता है, मॉइस्चर हवा को अंदर जाने नहीं देता। यहाँ पे जो लगा रहता है आपके पास सिलिका जेल, पूछ लेते हैं, सिलिका जेल लगा रहता है ब्रीदर के अंदर, इसे कैल्शियम क्लोराइड भी बोलते हैं भाई, ठीक है। और ब्रीदर का जो है, ठीक है, ये एक तो पूछा जाता है ब्रीदर का काम क्या होता है, मॉइस्चर हवा को अंदर जाने नहीं देता। कनेक्ट कहाँ रहता है, कंजर्वेटर टैंक से। और किस लिए लगाते हैं, अगर इसे नहीं लगाओगे तो मॉइस्चर की हवा का जो मॉइस्चर है अंदर चल जाएगा और डैमेज हो जाएगा इंसुलेशन, ठीक है भाई। ये सिलिका जेल का होता है भाई। दूसरा जो सिलिका जेल है, इसका कभी कभी वो पूछ लेता है कलर आपके पास भाई, ब्रीदर में जो ये लगा रहता है तो इसका जो रहता है आपके पास स्टार्टिंग में ब्लू रहता है, वॉयलेट और पिंक, ठीक है। शुरू में ये जब ठीक कंडीशन में आता है ब्लू और फिर हो जाता है वॉयलेट वर्किंग उसमें, और खराब होने पे हो जाता है पिंक। तो इन तीनों स्टेज का वो पूछ लेता है भाई कि कब का कौन सी स्टेज पर यूज होता है। तो शुरू में तो ब्लू रहता है और बाद में वॉयलेट और खराब होने पे वो पिंक टाइप का हो जाता है। तो तीनों में से कोई भी स्टेज पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है भाई, ओके। ये हो गया आपके पास। दूसरा आ जाता है भाई जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है बुकहोल्स रिले। बुकहोल्स रिले क्या होती है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में कौन सी रिले यूज होती है। बुकहोल्स रिले यूज होती है, ये कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बीच में कनेक्ट रहती है, और ये गैस एक्चुएटेड रिले होती है, गैस एक्चुएटेड रिले होती है। जो पॉइंट्स में बोल रहा हूं 4-4, 5-5 पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, आखिरी दिन जरूर आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। गैस एक्चुएटेड रिले होती है। गैस एक्चुएटेड मतलब ये है कि गैस पे ऑपरेटेड होती है। यहां से कोई फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट हो गया तो ये गैस जो निकलती है उस पर ऑपरेट होती है। छोटे मोटे फॉल्ट पे ये अलार्म बजाती है, अगर कोई बड़ा फॉल्ट हो तो ये इसको डिस्कनेक्ट कर देती है पूरी सप्लाई को, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट रहता है। ये होगी आपकी बुकहोल्स रिले की भाई। तो ये ट्रांसफार्मर टैंक है पूरा, इनको बोल देते हैं आप रेडिएटर, कूलिंग ट्यूब्स, इनमें आपका क्या ऑयल चलता रहता है, एयर के कारण ठंडा रहता है, ये वाइंडिंग है आपको पता ही है। और ये है भाई आपके पास एक्सप्लोजन वेंट, तो यहां से कुछ जो गैसेज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं एक्सप्लोजन को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और ये आपको पता है यहां से कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पहचानना है तो हाई वोल्टेज के ये इंसुलेटर बड़े होंगे और लो वोल्टेज वाले छोटे होंगे, और जिनसे कनेक्ट रहता है उनको बुशिंग बोलते हैं भाई। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था इसके सेफ्टी टूल्स के साथ। तो इस प्रकार से भाई जो इसके ट्रांसफार्मर के साथ इक्विपमेंट लगते हैं उनके बारे में, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के आधार। देखो हमने ट्रांसफार्मर अलग अलग आधार पे पढ़े, एक पढ़ा आपने वोल्टेज के आधार पे, स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के आधार पे दो टाइप के होते हैं भाई। एक मेरे पास कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, कोर जो हमने पढ़ा इसमें एक वाइंडिंग इधर की जाती है, एक यहाँ पे की जाती है, इसको कोर टाइप बोलते हैं। और इसको बोलते हैं शेल टाइप। शेल टाइप में क्या होता है, इसमें जो है पाथ मेरे दो तरफ होते हैं, यहां से यहां, इधर से इधर। इसमें केवल एक सिंगल पाथ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसमें दो पाथ होते हैं। देखा जाए तो इसमें जो वाइंडिंग होती है, इसमें भाई इसमें जो एरिया है, इसमें ज्यादातर वाइंडिंग के ऊपर हमारी, ज्यादातर कोर के ऊपर क्या कॉपर लटका रहता है, लिपटा रहता है। और इसमें जो है हमारे पास फ्लक्स ज्यादा होता है, नंबर ऑफ कॉपर की संख्या, टर्न्स की संख्या कम होती है। क्लियर है भाई। तो ये जो कंस्ट्रक्शन के आधार पे है, बस इसमें ये हो रहता है, इसमें कॉपर कम होता है, इसमें कॉपर ज्यादा होता है, इसमें फ्लक्स, इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी इसमें यह है कि जो मेन पार्ट है मैं बता रहा हूं, जनरली जो यूज होते हैं मोर सुटेबल फॉर द हाई वोल्टेज और स्मॉल आउटपुट के लिए होते हैं शेल टाइप के यूज, यानी कि ये वाले। और जो लो वोल्टेज और हाई आउटपुट के लिए यूज होते हैं वो आपके ये वाले होते हैं कोर टाइप के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे आपके पास अलग अलग वो है भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पे। तो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर देखिए क्या कहता है, कूलिंग ऑफ यानी कि ट्रांसफार्मर को हमें किसी प्रकार से ठंडा करना है भाई। तो जो ट्रांसफार्मर को जब हमें ठंडा करना है, तो अगर ठंडा नहीं करोगे तो हीटअप हो गए, खराब हो जाना है, तो कूलिंग करते हैं उसकी। तो भाई कुछ तो जो ट्रांसफार्मर, छोटे मोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो 50 kVA से नीचे होते हैं, उन्हें नेचुरल एयर कूलिंग से कर देते हैं हम।
नेचुरल एयर कूलिंग से ठंडा कर देते हैं। नेचुरल एयर कूलिंग क्या होती है, आपने देखा, जो मान लो आपकी किसी टीवी में भी ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है तो उसमें कोई कूलिंग इक्विपमेंट थोड़ी लगा रहे, वो आसपास की एयर से ही ठंडा हो जा रहा है, उसे बोल देते हैं नेचुरल कूलिंग। ठीक है, तो इस सराउंडिंग एयर से ठंडा हो जाता है। फिर मीडियम साइज के हैं, उनमें आप ऑयल भर देते हो। भाई ऑयल के मैंने 2 काम बताए थे कि एक उसका इंसुलेशन का काम और दूसरा कूलिंग करने का काम। और फिर जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप भाई ऑयल सर्कुलेट के साथ साथ उनमें रेडिएटर वगैरह भी लगा देते हो, जो मैंने बताया था, जिसमें हमारा एयर फ्लो करता रहता है। कहने का मतलब ये है कि हमें मशीन को कैसे भी ठंडा रखना है। एक पॉइंट और नोट कर लेना भाई, जो मेरे पास ऑयल था, नेफ्ट था, जिसका नाम बोला था, उसका जो फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट मतलब जहां पे वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट है आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास ये जो है ये डैमेज हो जाता है आपका वो ट्रांसफॉर्मर। तो कूलिंग का मतलब समझ में आ गया। अब बारी आती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की भाई। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंपल सी बात है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, इसी पे हमारी प्राइमरी रहती है, इसी पे हमारी सेकेंडरी रहती है, और इससे हम वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हैं। मान लो मेरे पास प्राइमरी है, ठीक है, और इधर मैंने 1 टर्न 1 वोल्ट दे रहा है, यहाँ पे 5 टर्न है तो मैंने 5 वोल्ट ले ली। तो यानी कि यहाँ से मैं ये वाली वोल्टेज V1, ये वाली वोल्टेज मेरी V2, इधर मैंने लोड लगा दिया, यहाँ पे करंट I2, यहाँ पे करंट I1। फंडा इसका भी वही है, V1 I1 इजकल टू V2 I2। इस वाले ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है, इस वाले ट्रांसफॉर्मर को हम क्या करते हैं भाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज एक यूज से कर सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं। इसमें जो पावर इसमें ट्रांसफर होती है, देखो उसमें तो केवल प्राइमरी से सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए जा रही थी, इसमें तो करंट से भी जा रही है। तो इसमें जो पावर ट्रांसफर होती है मेरी कंडक्टिवली भी और इंडक्टिवली भी। ठीक है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में भी और करंट के रूप में भी पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर हो रही है भाई। ठीक है, अगर बात करूं मैं क्या बोलते हैं इंडक्टिवली, तो पावर जो होती है मेरे पास इंडक्टिवली 1 माइनस के, ठीक है, 1 माइनस है भाई बच्चों, 1 माइनस के इंटू इनपुट पावर। ये क्या होती है मेरे पास, ये ट्रांसफर होती है मेरे पास इंडक्टिवली। ठीक है, और अगर कंडक्टिवली ट्रांसफर होती है तो डायरेक्ट याद कर लेना, के इंटू इनपुट पावर। ठीक है, के क्या है मेरा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ये तो आपको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पहले से पढ़ते आ रहे हो आप भाई। ठीक है, अब तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली। जैसे इलेक्ट्रिकल के साथ साथ वो मैग्नेटिकली भी आपकी कनेक्ट रहती है भाई। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होता है, इसकी अगर मैं टर्न यहां से वोल्टेज लूंगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा ये। तो इसको हम स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों प्रकार से ही कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो सेम वही चीज है, इसमें इंडक्टली मैंने बता दिया, इनपुट पावर 1 माइनस के, और ट्रांसफर होती है कंडक्टली पावर। ठीक है, अब भाई देखो इस पे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, इसमें कभी कभी करंट पूछ लेता है तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। ठीक है, इसमें तो बन नहीं पाया वो। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यहां से समझ में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया, और इसके पैरामीटर क्या क्या है। अबे भाई ये कितनी वोल्ट है, इसकी है 440 वोल्ट। ओके, और ये है कितना, 30 और 300, यहाँ पे 300 वोल्ट है, और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, I1 है,
और ये इसमें I2 है। तो इसमें क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन में पूछा है इसमें फाइंड द करंट इन डिफरेंट पार्ट। ठीक है, इसने पूछा है इसने फाइंड द करंट इन डिफरेंट पार्ट। इस सर्किट दे दिया आपको। वो ये भी पूछ सकता है कि भाई आपके पास देखा जाए तो कि भाई यहां पे भी करंट पूछ सकता है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ये पढ़ा। I2 तो आप निकाल ही सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज है तो I2 कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज इसके अक्रॉस 300 डिवाइड बाय 30, तो दैट मीन्स कितनी होगी 10 एम्पियर। तो मुझे पता है कि यहाँ तो 10 एम्पियर तो जा रही है इसमें। ठीक है, तो आपको V2 है I2 है, तो यहाँ से I1 निकाल सकते हो आप। ठीक है, I1 निकल जाएगा V2 I2 डिवाइड बाय V1। तो निकालना भाई, V2 कितना है 300 है, I1 कितना, I2 कितना है आपके पास 10 है, और ये कितना है बच्चों 440 V1। सॉल्यूशन कर दो भाई, इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। I1 जो आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 400 डिवाइड, ये आ जाएगा आपके पास 6.82 एम्पियर। इसको करोगे तो चलिए ठीक है, ये करंट आई यहाँ। अब देखो भाई यहाँ पे दो चीजें हैं मेरे पास, ये ए नाम दे दो इसका, बी नाम दे दो इसका, नाम दे दो सी। तो यहाँ पे करंट अलग अलग रही। अगर मैं यहाँ की करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आएगी बच्चों वो मेरी आएगी 6.82, लेकिन यहाँ पे 10 एम्पियर है ना, तो यानी कि कुछ करंट इधर से आ रही होगी। सिंपल सी बात है, वैसे भी ये पता चल रहा है यहाँ वोल्टेज लो है तो इधर करंट ज्यादा रहेगी सेम पावर के लिए। तो यानी कि I2 की जो करंट फ्लो होगी इसमें, तो इसमें अगर वो पूछ लेता है कि हाँ कॉमन पार्ट में, कॉमन पार्ट इसको बोलते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉमन है ना, ये प्राइमरी में भी कॉमन है और सेकेंडरी में भी, इसको बोलते हैं कॉमन पार्ट। ठीक है, कॉमन पार्ट में करंट कितनी जाएगी, तो इतना तो श्योर है, करंट इधर से आ रही है, इधर से, तो सिंपल सी बात है 10 इधर से आ रही, तो इधर से 10 माइनस के 10 माइनस के 6.82, जितना भी आएगा आपके पास ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 ले लो आप एम्पियर। तो इसमें कॉमन पार्ट में 3.2 एम्पियर की करंट जा रही होगी भाई। आई बात समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन इसके ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, एक दो पॉइंट और नोट कर लो। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को जब हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में बदलते हैं तो इसकी रेटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर को आप 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन, कुछ उस पर भी न्यूमेरिकल होते हैं, बट मैं बता रहा हूँ आपके, जैसे कि मैंने पिछला पेपर देखा है आपका स्टेट लेवल का, तो उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके ट्रांसफॉर्मर में इस लेवल पे नहीं आ रहे कि इनके न्यूमेरिकल कराए जाए। ठीक है, बाकी आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कीजिएगा और समझ में ना आए तो मुझसे पूछिएगा भैया। ठीक है, एक तो ये हो गया इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, तो अब आते हैं भाई हम, हाँ दूसरी चीज इसके एप्लीकेशंस पे। ट्रांसफॉर्मर का जो एप्लीकेशन होता है भाई, इसे पॉइंट को नोट कर लेना। ट्रांसफॉर्मर का जो एप्लीकेशन होता है वोल्टेज बूस्टर की तरह यूज करते हैं इसे, वोल्टेज बूस्टर की तरह। तो पूछा जाता है वोल्टेज बूस्टर की तरह कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, तो उसे बोलते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसको जहां पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है उस पे यूज करते हैं, वहां पर इनका यूज किया जाता है। ओके, तो पूछ लेता है कि कौन सा वो यूज होता है भाई। चलिए अब आते हैं भाई आपके पास क्या बोलते हैं, ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हम आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, पैरेलल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये छोटे छोटे टॉपिक है, यहां से जितने क्वेश्चन आएंगे इन्हें नोट कर लेना भाई। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन देखिए अब क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का। भाई मान लो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, पैरेलल का मतलब है सिंगल फेज। एक ट्रांसफॉर्मर मेरे पास, सिंपल सी बात है, TF1, ये हो गया आपके पास TF2। ओके,
तो और भी हो सकते हैं पैरेलल ऑपरेशन, तो इनकी कुछ कंडीशन होती है भाई। पैरेलल ऑपरेशन के पहले तो फायदे देख लो। मान लो इस ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई भाई, इस वाले में खराबी आ गई, तो इसे डिस्कनेक्ट कर दो। यहाँ पे डिस्कनेक्ट लगे रहते हैं, हमने दिखाया नहीं, डिस्कनेक्ट कर दो और इसे चला के रखो कंटिन्यू। यहाँ पे भाई लोड अपना लगा के रखो आप, ये काम करता रहेगा आपके पास, है ना। तो यानी कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। सेम वही फंक्शन है जो आपको उसमें बताए थे हमने जनरेटर के केस में। अब इसकी कुछ कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन की। एक तो इसकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके फेज सीक्वेंस भी सेम होने चाहिए, फेज सीक्वेंस भी सेम होने चाहिए भाई। तीसरा पॉइंट है वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि एक कम वोल्ट का एक दूसरा ज्यादा वोल्ट का, वोल्टेज सेम, वोल्टेज रेटिंग सेम, ठीक है। और पोलैरिटी होगी, वोल्टेज रेटिंग हो गई, ठीक है भाई। और तो कोई बचा नहीं इसमें। वैसे तो और भी बहुत चीजें है, इसकी इम्पीडेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है, इम्पीडेंस भी सेम होनी चाहिए, इम्पीडेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई इसकी अलग अलग वो चीजें हैं, वोल्टेज सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पोलैरिटी इनकी सेम जरूर होनी चाहिए। पोलैरिटी अगर अलग अलग हो गई तो एक कंडीशन आती है कि मस्ट है, बाकियों में चलो ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ये वाली कंडीशन है, ये मस्ट होनी चाहिए। क्या? क्योंकि अगर तुमने पोलैरिटी बदल दी तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया तो बेटा वोल्टेज हाई हो जाएगी, है ना, और वो लोड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी? सेम होनी चाहिए। तो पैरेलल ऑपरेशन और उसकी कंडीशन हो गई है भाई आपकी ना इसमें ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। और जो आपके पास आ जाता है, अब आते हैं इसमें कहां पे हम, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास ट्रांसफॉर्मर की। अब इसमें भाई क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि जो लोड है आपका, लोड जो शेयर करता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपीडेंस, जिसकी इंपीडेंस जितनी कम होगी ना, ट्रांसफॉर्मर की जितनी इंपीडेंस कम होगी उतना ज्यादा लोड शेयर करेगा। तो अगर आपके पास ये आता है कि दो ट्रांसफॉर्मर है, एक की इंपीडेंस ये है और दूसरे की इंपीडेंस ये है, तो अधिक लोड कौन सा ट्रांसफॉर्मर शेयर करेगा? तो अधिक लोड ट्रांसफॉर्मर वही शेयर करेगा जिसकी इंपीडेंस कम होगी, ठीक है। चलिए खैर, अब आते हैं भाई यहाँ आपके पास, ये हो गया आपके पास। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में। किसमें? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आपके दो टाइप के होते हैं, एक सीटी और एक पीटी। सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर, और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है भाई। जो सीटी है मेरे पास, ये सिंपल सी बात है, आपको पता है कि हम इनको ऐसे, अब आप हर जगह तो एमीटर नहीं लगा सकते ना, वोल्ट मीटर नहीं, हाई वोल्टेज पे हाई करंट के लिए मेजर करने के लिए आप छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते कि एमीटर लगा दिया, तो वहां पे यूज करते हैं सीटी का। सीटी यूज फॉर हाई करंट मेजर, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसके पॉइंट्स ना, पहले मैं बता दे रहा हूं, लिखते रहना। मान लो ये लाइन है, सीटी का क्या होगा, अब देखो ये है आपके पास इसका मेजरमेंट, ठीक है, जो रहता है 0 से 5 एम्पियर, ठीक है, ये लाइन है। तो अब देखो इसमें होता क्या है भाई बच्चों, सीटी है हमारे पास, ये लाइन से करंट आ रही है, तो ये सारी करंट इसमें जा रही है, और इस करंट को, ये क्या है मेरे पास देखा जाए तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है भाई,
मुझे क्या नाम है, हाई करंट तो शो करनी नहीं, यहाँ पे कम के रेशो में दिखाना है। ठीक है, तो कम के रेशो में दिखाने के लिए इधर कम करंट चाहिए, तो कम करंट के लिए इधर जो क्या नाम है वोल्टेज चाहिए होगी मेरे को, वो कैसे चाहिए होगी, कम करंट किस में होगी, हाई में। तो इसके नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये हाई में हो जाएगी। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो सीटी में यूज होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भाई। तो अब देखो, कम करंट चाहिए तो इसकी जो वायर होगी वो क्या होगी, पतली होगी, थिन होगी। क्या होगी, थिन। तो यानी कि हम सीटी में जो ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं, वायर जो यहाँ से कनेक्ट होती है उसमें थिन वायर का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी वाइंडिंग क्या होती है आपकी, थिन होती है। अगर आप पूछा है वाइंडिंग कौन से तार की होती है, तो मोटे तार की, क्योंकि इसमें अधिक करंट, इसमें कम करंट, तो ये पतले तार की होती है भाई। तो और सीटी का यूज क्या करते हैं आप, हाई करंट को मेजर करने में करते हैं, हाई करंट को मेजर करने में करते हैं। ठीक है, मेजर करने में इसका यूज किया जाता है भाई बच्चों। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से अगर आप क्या बोलते हैं, तो बाकी सेम रिलेशन वही है। इसको मैं इसके नंबर ऑफ टर्म को प्राइमरी बोल लूँ, इसके नंबर ऑफ टर्न को सेकेंडरी बोल दूं, तो बाकी आप रेशो निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न, सेम वही ट्रांसफॉर्मर वाला फंक्शन ही जो पढ़ाया। अब बारी आती है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को देखो, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है भाई, पीटी। ये हाई किसके लिए यूज करते हैं हम, यूज फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को मेजर करने में यूज किया जाता है भाई इसका। ठीक है, तो अगर इसको हाई वोल्टेज में मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज को मेजर करोगे तो सिंपल सी बात है, मुझे जो ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा वो किस प्रकार से लगाना पड़ेगा भाई, इसमें हाई वोल्टेज को मेजर करना कम वोल्टेज में, तो लो वोल्टेज पे क्या मिलेगी मुझे, कम। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मर क्या होगा मेरे पास, ये 0 से 110 वोल्ट तक रहता है। ठीक है, इसका जो रेंज रहता है ये होता है मेरे पास स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब ये मान लो सिंपल सी बात है, ठीक है, स्टेप डाउन है तो इधर करंट ज्यादा होगी, तो इसमें जो वायर यूज होगी वो थिक वायर की वाइंडिंग यूज होगी, और इसमें पतले वायर की वाइंडिंग यूज होगी भाई, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सीटी और ये हो गया मेरे पास पीटी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में इसकी जो करंट था उसमें थिक वायर और दूसरी में पतली वायर। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। इसका यूज हाई वोल्टेज को मेजर करने में, इसका हाई करंट को मेजर करने में यूज करते हैं। ठीक है भाई। अब अगर आपको और डिटेल में समझना है तो ऐसा समझ लो, मान लो इधर 100 एम्पियर की करंट है, कितनी है, 100 एम्पियर की करंट है, और इधर नंबर ऑफ टर्न क्या है मेरे पास, 10 है। नंबर ऑफ टर्न क्या है, मान लो 100 है, और इधर भाई मैंने कर दिया 5, नंबर ऑफ टर्न मान लो 5 है, सिंपल सी बात। नहीं, इधर तो ये 100 है ना, इधर 500 ले लो आप, क्योंकि ज्यादा है। ठीक है, या 5000 ले लो, तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है इसमें क्या होता है, N1 अपॉन के N2 पढ़ा है, इजकल टू I2 अपॉन के I1। तो यहां से आप करंट निकाल सकते हो कि सेकेंडरी में कितनी जाएगी, सिंपल सी बात है, कम ही जाएगी, है ना। तो टर्न रेशो आपको पता ही है, उससे निकाल दो कितने गुना कम हो रहा है करंट, मुझे पता 100 50, तो 50 गुना कम जाएगी करंट इसमें। तो 50 से डिवाइड कर दो, इसे 2 एम्पियर दिखाएगी यहाँ पे, कितनी, 2 एम्पियर। तो ये हम गुणांक से निकाल लेते हैं, यहाँ 2 है तो हमें पता है इतना टर्न रेशो, तो उधर मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घुमा फिरा के बस हम ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइज करते हैं हाई करंट को मेजर करने में, और हाई वोल्टेज को मेजर करने में पोटेंशियल वाले का यूज करते हैं। ओके, तो ये थे आपके भाई सीटी और पीटी। ठीक है, इनके भाई क्वेश्चन जरूर कर लेना, और तब भी समझ में ना आया तो मुझसे जरूर पूछ लेना भाई। ठीक है भाई। अब बारी आती है भाई आपके पास, मैं जो मेन पॉइंट है बस वो बता रहा हूं। अब आता है आपके पास 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर
तो भाई थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होते क्या हैं? अब तक सिंगल फेज पढ़ा, जिसमें 3 फेज आते हैं उसे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बोल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई या तो मैं, या फिर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को भी हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं। एक फेज सिंगल वाले में दो, दूसरा दूसरे वाले में दो, तीसरा तीसरे वाले में दे दो, है कुछ नहीं। उन्हीं को क्या बोल देते हैं? ट्रांसफॉर्मर बैंक भी बोल देते हैं, जब सिंगल फेज का यूज करते हैं। या तीनों फेज को मैं भाई मान लो एक कोर पे ही बना दूं लो, मेरे ऊपर डिपेंड है ना ये तो, ठीक है। ये तीनों कोर एक ही कोर पे, या फिर क्या बोलते हैं, सॉरी ये गलत बन गई ऐसा डायग्राम ना। ये है आपके पास एक कोर, ये हो गई दूसरी कोर, ये हो गई और तीसरी कोर ये हो गई, ठीक है। तो एक भाई में यहां से, ठीक है, एक वाइंडिंग ये होगी, एक वाइंडिंग ये होगी, और एक वाइंडिंग आपके पास ये होगी, ठीक है भाई। तो मान लो ये 3 ट्रांसफॉर्मर, एक हमने एक ही कोर पे तीनों फेज की वाइंडिंग कर दी, आर, वाई और बी, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। इसमें भी आर वाई भी तीनों अलग अलग फेज दे दो, तो तीनों का काम एक ही है, तीनों का काम एक ही है, लेकिन अलग अलग यूज है। मतलब कि सॉरी, दोनों का काम एक ही, इसका भी और इसका भी। तो दिक्कत कहाँ आती है? इसमें जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, इनका यूज जो सिंगल वाले हैं, हम इनको कहाँ यूज करते हैं? मान लो खान में लेके जाना, हमें वहां 3 फेज सप्लाई की जरूरत है, तो वहां इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर तो लेके नहीं जा सकता, ठीक है। तो वहां पे ये वाला काम नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि भाई इसमें हमारे पास अगर एक 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 वो फेज खराब हो गया तो बाकी 2 भी बंद करने पड़ेंगे। हालांकि इसमें कोई खराब हो गया तो कोई नहीं, बाकी 2 चालू रखो तुम, ठीक है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बाकी सेम वर्किंग फंक्शन वही रहता है। और जो वोल्टेज रेशो है वो हमारा चेंज हो जाता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जो आपने पढ़ा VL इजकल टू √3 VPH वाले, वो वाले कॉन्सेप्ट इसमें लग जाते हैं भाई। तो अब इसमें जो मेन पॉइंट है उस चीज पे आ जाता हूं मैं आपके पास। तीनों फेज का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, कनेक्शन ऑफ 3 फेज, कनेक्शन ऑफ 3 फेज। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं, ये चीजें काफी फास्ट चल रही है ट्रांसफॉर्मर वाला ये वाला पोर्शन। वो इसलिए क्योंकि यहां से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लगभग बोल के बताता चल रहा हूं। बाकी मैं पहले बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते चलना, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो थोड़ा कम है, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा कम मिला है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा जल्दी चल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जल्दी में भी कोई कंटेंट ना छूटे, जहां से जितने चीज के आने के चांसेस है वो आए, ठीक है। इतना तो मैं बोल रहा हूं कि आएगा क्वेश्चन यहीं से, जो मैं बोलता चल रहा हूं, आप देखते चलोगे बोलते चलोगे, मैं बता दूंगा जब पेपर दिखाओगे मेरे को कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने बताया था, उस वीडियो में मैच कर लेना, क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले। कनेक्शन ऑफ 3 फेज, तो भाई 3 फेज में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो या तो वो स्टार स्टार होगी, या वो डेल्टा डेल्टा होगी, या वो स्टार डेल्टा होगी, या वो फिर डेल्टा से स्टार होगी। ये कनेक्शन होंगे आपके पास, ये वाले कनेक्शन होंगे आपके पास। जब प्राइमरी, ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी, 4 प्रकार के कनेक्शन होते हैं भाई इसमें, है ना, या तो स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा। तो अगर आपको बात की जाए, सबसे पहले आ जाते हैं भाई किसके, इस वाली का यूज, स्टार को डेल्टा में अगर हम यूज कर रहे हैं और डेल्टा टे स्टार में अगर आप यूज कर रहे हो, तो देखो सोचने वाली बात है, यहां पर अगर मैं स्टार को डेल्टा में यूज कर रहा हूं तो इसका यूज करते हैं हम स्टेप डाउन के लिए, स्टेप डाउन के लिए ज्यादातर। ये लिख लेना, ये याद रख लेना, हाई वोल्टेज। और इसका यूज करते हैं हम स्टेप अप के लिए, अप के लिए, ठीक है, ये भी हाई वोल्टेज। और अगर आप बात, हाँ कहां थे, इनका यूज करते हैं हम ओपन वी कनेक्शन में, बताएंगे अभी ये भी क्या होता है ओपन वी कनेक्शन।
ठीक है भाई, और जो इस वाले का है, ठीक है, अब देखते हैं, इनको समझते हैं हम कि ये करते क्यों हैं। पहली चीज तो हम, अगर मैं बात कर रहा हूं स्टार की, ये स्टेप डाउन के लिए यूज। अब देखो भाई, स्टेप डाउन के लिए क्यों यूज कर रहे हैं भाई? क्योंकि मुझे पता है स्टेप डाउन का मतलब है मुझे सेकेंडरी में वोल्टेज डाउन करके मिलेगी। अगर मेरे पास, मुझे पता है डेल्टा कनेक्शन में VL इक्वल टू VPH होता है, फेज वोल्टेज, और आपको पता है कि जो लाइन वोल्टेज है VL इक्वल टू, ठीक है, मैं अभी बता दूं, आपके पास जो सिलेबस है, आपको जो सिलेबस दे भी रखा है भाई, उसमें आपका AC सर्किट नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया है, जबकि AC सर्किट का इंपॉर्टेंट है। मेरी समझ में नहीं आया कि किसने आप लोगों का सिलेबस डिजाइन किया। चलिए खैर, तो जो लाइन वोल्टेज है ये किस में है? डेल्टा में, और मुझे पता है स्टार में क्या रहती है मेरे पास, VL इक्वल टू √3 VPH, ये स्टार वाले कनेक्शन में रहती है और ये रहती है डेल्टा वाले में। तो भाई अगर आप डेल्टा पे यूज करोगे स्टेप अप का, तो मुझे पता वहां वोल्टेज हाई मिलनी, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज है वही VPH है। तो मैं क्या करता हूं वहां पे, इसलिए डेल्टा का यूज करता हूं, क्योंकि यहाँ की जो, यहाँ तो वोल्टेज मुझे कम मिलेगी ना, तो कम वोल्टेज मिलने से क्या होगा भाई, आपको कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, और कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है, इजी रहेगी चीजें। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसको स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं, और इस वाले को स्टेप अप के लिए, क्योंकि इसमें स्टेप अप कर रहे हैं तो वोल्टेज कहाँ मिलेगी हमें, सेकेंडरी में हाई वोल्टेज। और वाई क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता VL इक्वल टू क्या होता है, इसमें VL इक्वल टू होता है भाई, वो क्या बोलते हैं, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ से, VPH इक्वल टू होता है VL अपॉन के √3। तो यहाँ पे वोल्टेज जो पर फेज वोल्टेज मिलेगी मेरे को, वो कम मिलेगी और कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे डेल्टा यूज करते तो वो जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज रहती है, यहाँ पे फेज वोल्टेज तो कम मिल रही है आपको, √3 से डिवाइड करके जो वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, तो उतनी कम मिल रही है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं इसमें कम इंसुलेशन की आवश्यकता आपको पड़ती है भाई, ठीक है भाई। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इनका स्टेप अप और स्टेप डाउन में यूज करते हैं। याद रखना हाई वोल्टेज की बात कर रहा है मैं, कभी आप इसको ये रिलेट करो, आप देखो कि सर हाँ, जो आपके घरों के बाहर कॉलोनी के बाहर ट्रांसफॉर्मर रखे हैं, वहां पे तो आपके पास 11 kV आ रही, 400 बदल रहा, स्टेप डाउन है वो, और डेल्टा टू स्टार है, वो क्या है, डेल्टा टू स्टार, और यहाँ पे आपने स्टेप अप लिखा रखा है, इसलिए मैंने लिखवाया हाई वोल्टेज, जब ये बड़े लेवल पे होती है वहां की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ये ओपन वी कनेक्शन होता है। ओपन वी कनेक्शन का मतलब ये है कि भाई आपके पास ये 3 फेज है, ठीक है, इनमें से एक फेज खराब हो गया आपके पास, थोड़ी देर, ठीक है, एक फेज खराब हो गया भाई, तो आपके पास 2 फेज तो बच रहे हैं, यहां से तो सप्लाई आ ही रही है, तो इन्हीं का यूटिलाइज कर लेते हैं हम, तो इसलिए इसको हम ओपन वी कनेक्शन में यूज कर लेते हैं। इसका यूज बेटा केवल आप, इसका जो यूज करते हो केवल आप बैलेंस लोड के लिए यूज करते हो, बैलेंस लोड के लिए, तो इनके यूज आ जाते हैं कभी कभी। तो ओपन वी कनेक्शन यही होता है कि जब आपके पास कोई एक फेज उड़ जाए तो बाकी 2 फेज का हम काम ले रहे हो, ओपन वी ले सकते हो आप, क्योंकि इसकी लाइन वोल्टेज तो सेम रहनी है, VL इक्वल टू डेल्टा में VPH ही रहती है, फेज वोल्टेज समान रहती है। और मैं बता दूं बस, इससे क्या होता है आपके पास, जो अब एक ट्रांसफार्मर हट गया ना, तो यहाँ पे जो बची हुई एफिशिएंसी है ये 57.7% तक ही काम करता है। कहने का मतलब, मान लो इस पे पहले लोड आप 100 किलोवाट तक का अप्लाई कर दे रहे थे, तो अब केवल 57.7% का ही यूज करोगे भाई डेल्टा, ठीक है। तो इसी को ओपन वी कनेक्शन भी बोल देते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शन भी बोल देते हैं, ओपन वी कनेक्शन भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, PV इक्वल टू P डेल्टा डिवाइड बाय √3 यहां से, और इसे निकालोगे तो आप सिंपल सी बात है, इससे डिवाइड करोगे तो उतना ही आ जाएगा। ओके, क्लियर है भाई। तो यहां पर आपके ट्रांसफार्मर के जो मेन फंक्शन थे वो मैंने लगभग कंप्लीट करा दिए। अब आपको एक ही काम करना है, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करना है, और जितने भी दिए गए हैं सारे सोल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता मुझे भेज दीजिएगा और आपका वो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।